हेलो। गुड इवनिंग बच्चों। हरेंद्र, आलोक, रजत, सभी को गुड इवनिंग। नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? क्वेश्चन वोश्चन कुछ किया भाई छुट्टियों में? टेस्ट की अच्छा, संडे तक तो टेस्ट की तैयारी में लगे होगे। टेस्ट में भाई नंबर, एडवांस का टेस्ट है, फिर भी रिलेटिवली नंबर कम आए हैं आप लोगों के। कुछ बच्चों ने अच्छा कोशिश किया है। 138 भी हाईएस्ट गया है, लेकिन ये कम है, क्योंकि बाकी आपके पैरेलल बैचेस में 170 तक भी गया है। सेम पेपर था। है ना? तो थोड़ा आप लोग और मेहनत अपनी बढ़ाइए। प्रैक्टिस और करिए, सेल्फ स्टडी पे और फोकस करिए, और क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है। कुछ बच्चों ने अच्छा किया है, बट उसको अभी और स्कोप है, और अपने स्कोर को बढ़ाइए। और स्कोप है आपके पास, है ना? चलो बच्चों, फिर ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? क्लास स्टार्ट किया जाए। आदित्य 124। लैग हो रहा है। वीडियो क्लियर है बच्चों? अब नेक्स्ट टाइम पे मैं 5 उन बच्चों का नाम भी लूंगा, और उन्हें कुछ अपनी तरफ से रिवॉर्ड भी करूंगा। ये फेयर नहीं होगा कि मैं ये स्कीम अभी से लागू करूं, क्योंकि सभी बच्चों को पता नहीं था। तो नेक्स्ट टाइम से जेई एडवांस के लिए स्पेशली ये स्कीम है। जेई एडवांस पेपर में टॉप 5 बच्चों का मैं यहाँ पे नाम लूंगा, लिखूंगा भी बोर्ड पर। टॉप 5 स्कोरर। ठीक है। एंड फ्रॉम माई साइड आई विल गिव देम सम रिवॉर्ड। वो रिवॉर्ड क्या हो सकता है, वो मैं डिसाइड करूंगा। ऑडियो भी ब्रेक हो रही है, ओके। बफरिंग हो रहा है। हम्म। बेटा 112 मल है, कोई ज़्यादा नंबर नहीं है, क्योंकि आप हाईएस्ट देखोगे तो आपको लगेगा कि आपका नंबर बहुत कम है, क्योंकि हाईएस्ट जो है 170 तक भी लोग लेके आए हैं एक पेपर में, सिंगल पेपर में मैं बता रहा हूँ। पेपर वन में बता रहा हूँ भाई, दोनों पेपर मिला के नहीं, 170 इन ए सिंगल पेपर। स्टूडेंट्स आर, तो हाईएस्ट आपके 170 तक भी गए हैं। तो नेक्स्ट टाइम से बच्चों तैयार रहिएगा। जेई एडवांस टॉप 5 बच्चों के स्कोरर का नाम यहाँ पे मैं लिखूंगा। ठीक है। और मेरी तरफ से कुछ ना कुछ छोटा मोटा रिवॉर्ड जाएगा उनके पास। तो वीडियो क्लियर है बच्चों सभी को? वीडियो क्लियर है? एक बार कंफर्म करिए, वीडियो क्लियर है?
हाँ रजत, मुझे पता है तुम्हारा नाम दूसरे बैच में आता है, बट यू हैव डन एक, तब अच्छा स्कोर किया है तुमने। बट आप जानते ही हो, आपको पता होगा कि अभी आपको और कितना आगे बढ़ना है, क्योंकि आपके आगे बहुत ज्यादा नंबर के लोग हैं। बट यू हैव डन वेल। एक पेपर में सुहैब भाई 170 नंबर, 190, 192 में, यस, 198 का था शायद। अभी भी लैगिंग हो रही है। टोटल टोटल यार 190, 198 आपका टोटल था। अभी भी लैग हो रहा है क्या? क्लास शुरू करूं मैं? अरे रॉन्ग स्कोर बताने की जरूरत नहीं है भाई, मार्क लिस्ट मेरे पास रहती है। कोई बताने के भरोसे नहीं है मेरे भाई, मेरे पास एक्चुअल मार्क्स आ जाते हैं सभी बच्चों के। लैग कर रहा है, रुको एक बार फिर मैं चेक करता हूँ। लैगिंग तो बहुत ज्यादा नहीं है भाई। लैगिंग बहुत ज्यादा नहीं है। क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लैग हो रहा है क्या? बच्चों एक बार आप लोग फिर से रीज्वाइन करिए। सभी बच्चे एक बार फिर से रीज्वाइन करिए। एक बार सभी बच्चे फिर से क्लास रीज्वाइन करिए। एक बार फिर से जो है रीज्वाइन करिए।
अब बताइएगा, अब बताइएगा बच्चों। अब ठीक है भाई वीडियो, बच्चों आपका वीडियो अब क्लियर है? तो वीडियो क्लियर है बच्चों, एक बार जल्दी से बोल दीजिए। ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो लास्ट टर्न पे हम लोग मैक्सिमम एलोंगेशन के बहुत सारे केसेस देख रहे थे, और हमने लास्ट टर्न पे मैक्सिमम एलोंगेशन के लिए बहुत सारे केसेस देखा था। अब देखो अगर यही चीज अगर हॉरिजेंटल है, एक केस और देखते हैं, एक केस और देखते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक ब्लॉक है, ठीक है, और ये ब्लॉक जो है किसी ग्राउंड पर है, और इसी के साथ हमारा दूसरा ब्लॉक है, और ये दोनों स्प्रिंग से कनेक्टेड है। ठीक है, अभी इन दोनों के बीच का जो लेंथ है वो नेचुरल लेंथ है। इन दोनों के बीच में जो लेंथ है वो ब्लॉक स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ के बराबर है, एल नॉट। ठीक है, इसको आप M2 बोल सकते हैं और इसको M1 बोल सकते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पे एक फोर्स लिया, और ये फोर्स ऐसा फोर्स है जो ग्रेजुअली बढ़ रहा है। F के बारे में दिया गया है, इट ग्रेजुअली इंक्रीजेस। यहाँ पे कोविशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, और इसके बीच में भी कोविशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। कोई भी मार्क्स इंप्रूव करने का एक ही तरीका है भाई, लेक्चर्स को फॉलो करिए, मोर क्वेश्चंस करिए, मोर लेवल के क्वेश्चंस करिए। ठीक है, तो ये अपने पास M1 M2 और L0, और मोर लेवल के क्वेश्चन करने से ज़्यादा जरूरी है कि आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप सोच कर करिए, अपनी अप्रोच डेवलप करिए फिजिक्स में। तो यहाँ पे L0 है, M1 M2 और ये म्यू है। आपने फोर्स F अप्लाई किया, ठीक है। अब इस फोर्स के बारे में ये बताया जा रहा है कि फोर्स F के बारे में ध्यान दीजिएगा, इज ग्रेजुअली इंक्रीजेस, है ना, फ्रॉम 0 to F। ये ग्रेजुअली इंक्रीज होता है फ्रॉम 0 to F। आपको बताना है फाइंड elongation in the spring when block 2 is just about to move. Find elongation in the spring when block 2 is just about to move. ठीक है, तो ये रुडोफ का ये क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए कुछ सिखाएगा आपको। ठीक है, तो आपको ये ब्लॉक जो है मूव करा रहे हो, इसको खींच रहे हो, और अभी ये नेचुरल लेंथ पे है। स्लोली का मतलब क्या है, इसको समझिए। स्लोली का मतलब ये है कि ये फोर्स सेल, अच्छा आपको थोड़ा सा इसमें लग रहा होगा कि यहाँ पे फोर्स है, तो सर हो सकता है अपने स्टैटिक इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको ये ओवरकम ना करे। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि ये 0 से F से ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। तो जब ये ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है 0 से F तक, ठीक है, 0 से F से आपका ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, तो ये कैपेबल, एक टाइम आएगा जब ये क्या करेगा, इसके मैक्सिमम वैल्यू को ओवरकम करके आगे बढ़ जाएगा। इसका रीजन आपको, इसका सेंस यहां से भी मिलता है। ठीक है, इसका सेंस आपको यहां से भी मिलता है। देखिए काइनेमेटिक्स नहीं से ज्यादा जरूरी है, काइनेमेटिक्स तो जरूरी है फ्यूचर के लिए, फ्यूचर जो भी आपके चैप्टर्स होंगे, पर उससे ज्यादा जरूरी ये फोर्स फ्रिक्शन है और ये वर्क पावर, ये सब ऐड होते जाएंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे पीछे के सबकी जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर अपने पास जो है M1 और M2 है, ये फोर्स आप इसे खींच रहे हो। तो मेरा ये कहना है आपसे कि अगर ये मूव करने लगा,
तो धीरे धीरे क्या होगा, ये एलोंगेट होगा। तो जब ये एलोंगेट होगा तो इस पे के एक्स फोर्स ऐसा लगेगा, आप बोल सकते हो, और इस पे के एक्स फोर्स कुछ ऐसा लगेगा, है ना। तो धीरे धीरे क्या होगा, अच्छा जीरो से एफ, एक बार ये जीरो से एफ आ चुका है, ठीक है। जब ये जीरो से एफ आ चुका है तो चलना शुरू हुआ है, उसके बाद एफ कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये कांस्टेंट, ये एफ कांस्टेंट रहेगा, के एक्स बढ़ता रहेगा, है ना। तो यहां भी के एक्स बढ़ता रहेगा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन इस भी बढ़ता रहेगा, किसका, ब्लॉक 2 का। तो एक ऐसा टाइम आएगा जब ये के एक्स इसके स्टैटिक के मैक्सिमम वैल्यू को ओवरकम कर रहा होगा, दैट इज आवर लिमिटिंग केस व्हेन आवर ब्लॉक 2 इज जस्ट अबाउट टू मूव, है ना। उस समय पे स्प्रिंग में जो एलोंगेशन होगा वही आपको निकालना है। क्वेश्चन सभी को क्लियर है बच्चों, क्वेश्चन सभी बच्चों को क्लियर है। चलिए, तो अब ये मान लेते हैं कि किसी टाइम के बाद ये अबाउट टू मूव है और ये कुछ यहां पे आ गया, तो ये जो है धीरे धीरे अब आगे बढ़ रहा था और इसके पास कुछ एलोंगेशन आ चुका था, ये यहां से कुछ के एक्स का एलोंगेशन हो गया, मान लो ये एक्स आगे बढ़ गया था। तो इस पे स्प्रिंग फोर्स कितना आ जाएगा, इस पे स्प्रिंग फोर्स आ जाएगा के एक्स, है ना। और ये अपना एफ कांस्टेंट है, ये जीरो से एफ ग्रेजुअली का मतलब समझ पाए, मैं बार बार आपको यही बता रहा हूं, ये आपको ये सेंस बता रहा है कि यहीं पर ये जीरो से एफ बढ़कर इसके मैक्सिमम वैल्यू को ओवरकम करके आगे जा चुका है, ठीक है। अब ये एक्स आगे बढ़ गया तो इसमें भी के एक्स फोर्स इधर लगा, तो के एक्स इस पे कैसा लगेगा, ऐसा, और यही के एक्स फोर्स इसके मोशन को इनिशिएट करेगा इधर, तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, इस तरफ। और एट द टाइम देखिए आपसे क्या पूछा है, अबाउट टू मूव, तो अबाउट टू मूव में आप क्या बोलोगे, एफ एस की मैक्सिमम वैल्यू को ओवरकम कर रहा होगा ये के एक्स, है ना, अबाउट टू मूव के लिए। तो व्हेन, तो यहां से हम वो एक्स पहले निकाल लेंगे, व्हेन ब्लॉक इज अबाउट टू मूव, तो जब ब्लॉक अपना अबाउट टू मूव होगा तो यहां से आप क्या बोल सकते हो, अभी भी लैगिंग है, अब तो लैगिंग नहीं होना चाहिए भाई, अब तो लैगिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहां से अब आप क्या बोल सकते हो, एलोंगेशन निकाल सकते हो, वर्क डन बाय फ्रिक्शन भी निकालना चाहोगे तो आपसे ये भी पूछ सकता है वर्क डन बाय एफ, सॉरी वर्क डन बाय एफ क्या होगा ये बता दो, तो वर्क डन बाय एफ भी आप बता सकते हो। तो यहां पे हम इसको दोनों काम कर लेंगे। तो व्हेन ब्लॉक M2 अबाउट टू मूव, तो ये कि एक्स बढ़ते बढ़ते इसकी मैक्सिमम वैल्यू को क्या करेगा, ओवरकम करेगा। तो मान लेते हैं कि जब ये मूव करने वाला है तो ये एफ एस मैक्स होगा, जिसको आप क्या लिख सकते हो, म्यू M2G। तो यहां से आप एक्स की वैल्यू क्या लिख सकते हो, म्यू M2G बाई के, म्यू M2G बाई के, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो यहां से आप म्यू M2G बाई के ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करते हैं,
ठीक है, वर्क डन बाय एफ प्लस वर्क डन बाय, इस पे वर्क क्या क्या हो रहा है देखो, इस पे वर्क यहां पर क्या हो रहा होगा, यहां तो एफ के लग रहा होगा, यहां तो एफ के लग रहा होगा, और ये वेरी स्लोली पुल्ड है। ये 0 to F का मतलब आप समझ रहे हैं कि ये वेरी स्लोली है, अचानक हम ये नहीं कर रहे हैं, वेरी स्लोली पुल्ड है। तो ये वेरी स्लोली पुल्ड है, मतलब हर मोमेंट पे कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, फोर्स बैलेंस रहेगा, वेरी स्लोली पुल्ड। ठीक है, ये ग्रेजुअली इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to F का मतलब ही है कि वो धीरे धीरे उसको जो है बैलेंस करता हुआ उसको आगे ले जा रहा है। तो यहां पर आप वर्क एनर्जी थ्योरम अगर यूज करें तो बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, अब सभी बच्चों को क्लियर होगा कि हमेशा ये इसको एडजस्ट करता हुआ ले जा रहा है। तो यहां पे वर्क एनर्जी थ्योरम से आप क्या बता सकते हो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट एफ प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स प्लस वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन, है ना, इसी पे वर्क हो रहा है, इक्वल टू डेल्टा के। ये तो अभी रुका हुआ था, इसकी मैक्सिमम वैल्यू ओवरकम हो रही है, तो ये तो रुका है, ये स्लोली है। तो सभी बच्चों को क्लियर है कि सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी का चेंज भी 0 होगा। ठीक है, पहले फ्रिक्शन कर लो भाई गणेश, परेशान हो आप पहले फ्रिक्शन कर लो, उसके बाद काइनेमेटिक्स करना। ठीक है, बैकलॉग में पहले फ्रिक्शन कर लेना, उसकी जरूरत पड़ेगी ना इसमें, तो पहले फ्रिक्शन कर लीजिए। तो बच्चों इसका आंसर तो जल्दी से अब देखिए कितने लोग इसका आंसर देते हैं, यहां तक मैंने कर दिया, जल्दी दीजिए। भाई अब सभी बच्चे बता रहे हैं कि जो है वीडियो क्लियर है, तो आप देख लीजिए। ठीक है, तो यहां पे एक काम करते हैं, मैक्सिमम एलोंगेशन तो तुरंत आ जाएगा, तो ये कोई बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं बनेगा। बेटर है कि आप इसको ऐसे बनाइए, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ, ये ज्यादा अच्छा क्वेश्चन बनेगा। फाइंड एफ मिनिमम फॉर ब्लॉक M2 जस्ट टू मूव, ये ज्यादा अच्छा क्वेश्चन बनेगा। ये तो आप निकाल ही लोगे, जब ये ब्लॉक मूव कर रहा होगा तो एक्स तो आप निकाल ही लोगे। ठीक है, तो फाइंड मिनिमम वैल्यू, मिनिमम एफ मिनिमम फॉर ब्लॉक M2 जस्ट टू मूव। ठीक है, तो यहां से अब आप क्या कर सकते हैं, एफ उस समय का जो भी आपके पास मिनिमम आएगा वो यहां से आप वर्क एनर्जी से निकाल सकते हैं। एफ इंटू एक्स, ये वर्क डन पॉजिटिव होगा, और वर्क डन बाय स्प्रिंग होगा -12kx²। क्लियर है सभी को? कई बार बता चुका हूं, डब्ल्यू स्प्रिंग जो होता है वो होता है -Δu, दैट इज U इनिशियल माइनस U फाइनल। U इनिशियल अपना यहां पर 0 है, और U फाइनल आपने x का एलोंगेशन लिया है, तो -12kx² है। तो वर्क डन आपका स्प्रिंग का नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आप यहां से माइनस कर सकते हैं। और काइनेटिक फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा -μmgx, μm1 होगा। ठीक है, μm1x इक्वल टू 0। मिनिमम आपको ये एफ मिनिमम क्यों बोला जा रहा है, सभी को समझ में आ रहा है? मिनिमम के लिए मतलब जस्ट वो मूव करा दे, किसको, M2 को। और तो यहां से आप आराम से एफ मिनिमम निकाल सकते हो। कितना आ जाएगा, एक एक्स कॉमन ले लीजिए, तो अपने पास आएगा μm1g, और यहां पे आ जाएगा +12kx। और इस कंडीशन में कि ये मूव कर जाए, आपने x निकाला हुआ है, ये फर्स्ट ले सकते हैं और इसे आप सेकंड ले सकते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड x की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा μm1g +12 k जो होगा वो हो जाएगा kx, जो होगा यहां से डायरेक्ट आप kx लिख सकते हो, μm2g।
अच्छा, इसका वर्क डन हाफ के एक्स स्क्वायर और माइनस म्यू एम जी एक्स और एफ एक्स, तो म्यू जी एम वन प्लस एम टू बाई टू, पूरा यही आ रहा है भाई। चलिए, तो म्यू एम टू की एक्स की वैल्यू लिख सकते हैं आप म्यू एम टू जी। ठीक है, तो यहां से एफ जो मिल जाएगा आपको मिल जाएगा म्यू, म्यू जी कॉमन ले लेते हैं, एम वन प्लस एम टू बाई टू। तो ये आपका आंसर होगा कि ये मिनिमम एफ जिससे कि ये मूव कर जाए, मिनिमम एफ जिससे कि वो मूव करे। ज्यादातर जो है भाई तनिष्क पेपर जेई एडवांस में जो क्वेश्चंस हैं वो ज्यादातर आपने देखा होगा वेरिएबल में ही आते हैं, न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, किसी को कुछ पता नहीं। तो यहां से अब अपने पास फॉर वर्क एनर्जी थ्योरम हमने ये किया। अच्छा, ये सभी बच्चों को पता है फॉर ब्लॉक टू मूव एफ एस इक्वल टू के एक्स होगा, फिर लेस देन इक्वल टू करेंगे तो एक्स आपको जो है यहाँ पे एक्स की के एक्स की आप क्या वैल्यू रखेंगे, मतलब आपने कुछ ऐसा किया है एफ एस इक्वल टू के एक्स, है ना, विच इज लेस देन इक्वल टू एफ एस मैक्स, ये कई बार आप कर चुके हो। तो के एक्स लेस देन इक्वल टू म्यू एम टू जी, है ना, तो आप के एक्स की मिनिमम वैल्यू डाल रहे हो, सॉरी के एक्स की मैक्सिमम वैल्यू डाल रहे हो। तो जब के एक्स की मैक्सिमम वैल्यू यहां पे डाल रहे हो, यहां पे के एक्स की वैल्यू आप डाल रहे हो लेस देन इक्वल टू म्यू एम टू जी, तो वही चीज मैंने यहां पे डायरेक्ट लिख दी है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी स्प्रिंग के सारे केसेस करेंगे, स्प्रिंग में बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो नेक्स्ट केस करते हैं इसी में कि मान लीजिए कोई एक ब्लॉक है, और ये जो है किसी स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है, किसी स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है, ठीक है, और स्प्रिंग का ये जो एंड है इसकी वेलोसिटी u दी जा रही है, ठीक है, आपने इसको u वेलोसिटी से मूव करना शुरू किया, u वेलोसिटी से आपने इसको मूव करना शुरू किया, ये m है, ये स्मूथ है, अब ये स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, स्प्रिंग कांस्टेंट इसमें k है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है। तो इस केस में हमें बताना है कि व्हाट शुड बी द मैक्सिमम, what should be spring constant अपना k है, what should be the maximum elongation in the spring, maximum elongation in the spring क्या होगा हमें बताना है, maximum elongation in the spring, तो स्प्रिंग में हमें मैक्सिमम elongation बताना है। अब ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा परेशानी हो जाती है क्योंकि ये तो मासलेस बॉडी है, यहां पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट की वेलोसिटी u है इनिशियली, जब ये अपने नेचुरल लेंथ पे था, u से जा रहा है, कांस्टेंट है ये है आपका कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट से जा रहा है। चलिए थोड़ा सा सोचिएगा, थोड़ा सा जल्दी सोच लीजिए। सोच लिया होगा आपने, ठीक है, और जब ये यहां से जा रहा है और इसको कांस्टेंट हटा ही दीजिए, इसमें कंफ्यूजन है, तो अभी आपकी इनिशियली मान लीजिए ऐसा कि जब ये L0 था, नेचुरल लेंथ था,
है ना, जब ये नेचुरल लेंथ पे था तब की है वेलोसिटी, ऐसा मान सकते हैं, है ना। नेचुरल लेंथ पे था तब इस एंड पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो u है। तो व्हेन, मैं लिख दे रहा हूं, स्प्रिंग एट इट्स नेचुरल लेंथ then the free end is pulled with velocity u meter per second. ये आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। बिल्कुल एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन एनर्जी कंजर्वेशन अब यहां पे आपको समझना होगा थोड़ा सा कि आप इसको मैक्सिमम के केस में कैसे देख पा रहे हैं। अगर आप अर्थ के फ्रेम में देखेंगे तो मैक्सिमम एलोंगेशन या मैक्सिमम कॉम्प्रेशन, यहां तो एलोंगेशन होगा, मैक्सिमम एलोंगेशन के टाइम में आपको सिचुएशन कैसा नजर आएगा अर्थ वाले ऑब्जर्वर को, या इन दोनों के बीच में देखिए, कभी भी एक स्प्रिंग का आगे का पार्ट कहीं जा रहा हो और पीछे का पार्ट जा रहा हो, तो दोनों के केस में आप सभी बच्चों को इतना समझ में आता है कि दो बॉडी एक आगे जा रही है एक पीछे जा रही है, तो इनके बीच का जो सेपरेशन है वो रिलेटिव होगा, वो हमेशा जो है क्या होगा, रिलेटिव होगा। ये क्लियर है, वो हमेशा रिलेटिव होगा। तो ये बात तुम्हें समझनी होगी कि फॉर मैक्सिमम एलोंगेशन और कॉम्प्रेशन, है ना, तो यहां एलोंगेशन है तो मैं एलोंगेशन लिख रहा हूं, फॉर, पहले ये नोट करके जनरल लिख दूं, फॉर मैक्सिमम, ऐसे केसेस में जब दोनों एंड जो है स्प्रिंग के मूव कर रहे होंगे किसी न किसी से अटैच होकर, तो फॉर मैक्सिमम एलोंगेशन और कॉम्प्रेशन आप क्या कंडीशन दोगे, द रिलेटिव velocity of the two ends of the spring should be zero। ये बोल सकते हैं आप या नहीं? ये समझ पाए सभी लोग? ये सभी बच्चे समझ पाए कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अगर दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करने लगेंगे अर्थ के रिस्पेक्ट में, दोनों एंड, स्प्रिंग के दोनों एंड अगर सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे, ये मेरा हाथ है, ध्यान से देखो, ये जो मेरा हाथ है ये मूव कर रहा है और ये भी मूव कर रहा है, और इन दोनों के बीच में स्प्रिंग जुड़ा है, ठीक है। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि एक ऐसा सिचुएशन आया कि दोनों साथ साथ ऐसे मूव कर रहे हैं सेम वी से, अर्थ के रिस्पेक्ट में दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं, तो मेरे इन दोनों पाम के बीच का जो रिलेटिव डिस्टेंस है वो जीरो होगा, क्योंकि वी रिलेटिव जीरो है। तो मेरे इन दोनों पाम के बीच का जो डिस्टेंस है, रिलेटिव डिस्टेंस, वो कांस्टेंट हो चुका होगा। मतलब उस दौरान स्प्रिंग ना ही आगे बढ़ रही होगी, ना ही स्प्रिंग एलोंगेट हो रही होगी, ना ही कॉम्प्रेस हो रही होगी। तो दैट पर्टिकुलर सिचुएशन वी विल कॉल इट द मैक्सिमम एलोंगेशन। ये अपना मैक्सिमम एलोंगेशन का सिचुएशन होगा। तो अगर आप इसको अर्थ के रिस्पेक्ट में देखें आप, तो विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ क्या सिचुएशन हो सकती है एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम एलोंगेशन? एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम एलोंगेशन with respect to earth, at the time of maximum elongation, आप क्या बोल सकते हो कि ये जो अपनी स्प्रिंग है, इसका ये जो एंड है, अगर जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, है ना, ये जो दूसरा वाला एंड है, ये अगर v से मूव कर रहा होगा तो ये भी v से मूव करे। बोलो, ये अगर v से मूव कर रहा होगा तो ये भी v से मूव करे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि v रिलेटिव बिटवीन द पॉइंट a एंड b, मान लो ये a और b है, तो v रिलेटिव
जीरो है, दैट इज आप v ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b और v ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a, ये दोनों जो है आपका जीरो होगा। इसका मतलब हुआ कि जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है वो कांस्टेंट रहेगा। तो ये जो s रिलेटिव है, तो s रिलेटिव जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो जो भी स्प्रिंग ने जो स्टेट गेन कर लिया है वो चेंज नहीं होगा। इसी को फिर आप, अगर मैक्सिमम एलोंगेशन की टेंडेंसी थी तो मैक्सिमम एलोंगेशन बोला जाएगा, अगर कॉम्प्रेशन की टेंडेंसी होगी तो उसे मैक्सिमम कॉम्प्रेशन बोला जाएगा। ये बात समझ पाए सभी लोग? ये बात सभी लोग समझ पाए? हाँ बिल्कुल डिफरेंस है भाई, बिल्कुल डिफरेंस है, ठीक है, बिल्कुल डिफरेंस है। इक्विलिब्रियम और इसमें बिल्कुल डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इक्विलिब्रियम में वहां पे नेट फोर्स जीरो होगा और एक्सेलरेशन जीरो होगा, बट वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो यहां पे मैंने आपको यही बताया कि जब भी रिलेटिव की आप ऐसे सोचो ना कि आप और आपका दोस्त दो दो कदम आगे चल रहे हैं, आपका दोस्त 2 कदम आगे चला, आप अपने दोस्त के साथ 2 कदम आगे चले, और ये माना जा रहा है कि दोनों के कदम मतलब सेम स्टेप्स हैं, सेम स्टेप है, तो दोनों के बीच की दूरी जो पहले थी वही रहेगी, मतलब उनके बीच की रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट रहेगा। समझ गए? वो चेंज नहीं होगा। दैट इज द सेम सिचुएशन हियर ऑल्सो। तो इसको आप विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ आप देख सकते हैं इस तरीके से। अगर मैं इसको विथ रिस्पेक्ट टू, इससे आपको यह समझ में आया कि जब भी कॉम्प्रेशन या एलोंगेशन की बात होगी और स्प्रिंग के दोनों सिरे मूव कर रहे होंगे तो हम रिलेटिव की बात सोचेंगे, और जब हम रिलेटिव की बात सोचेंगे तो सबसे बढ़िया है, जो इसको करने का स्मार्ट तरीका है वो ये है कि आप एक को, इस जो आगे वाले को आप रोक कर इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी निकाल लो, है ना। अच्छा, u यहां पे देखो कांस्टेंट नहीं भी दिया होगा तो कांस्टेंट होगा, आप बता सकते हो क्यों, अभी बताता हूं। क्योंकि ये मासलेस बॉडी है, मासलेस बॉडी पे फोर्स बैलेंस हमेशा होगा, तो जो पुल कर रहा होगा वो ऐसा पुल कर रहा होगा जो kx को बैलेंस रखे, तो वहां से भी आप सोच सकते हो। तो u हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो मैंने क्या किया, आप इसको फिक्स मान लो और इस पे बैठ जाओ। इसको करने का जो सबसे स्मार्ट तरीका है वो ये हो सकता है कि आप इसी पॉइंट पे बैठ जाइए और इसको स्टॉप कर दीजिए, ठीक है। आपने इसी को अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना लिया, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी इसको मिल जाएगी डायरेक्शन अपोजिट करके, इसकी वेलोसिटी इसको मिल जाएगी डायरेक्शन अपोजिट करके, है ना। अब ये तो आपके लिए सिंपल केस है कि ये यहां पे रुका हुआ है, ये अपने नेचुरल लेंथ से आगे बढ़ा, तो जब ये अपने नेचुरल लेंथ से आगे बढ़ेगा तो सभी बच्चों को पता है कि क्या होगा, एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम एलोंगेशन ये रुक जाएगा, मतलब इसके रिस्पेक्ट में रुक जाएगा। ये कुछ यहां चला जाएगा, और फिर आप इजीली इसमें एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हो। कांस्टेंट वेलोसिटी से है तो आप एनर्जी कंजर्वेशन कर पा रहे हैं। एक्सेलरेटेड होगा तो सूडो फोर्स वाली बात हो जाती, नॉन इनर्शियल फ्रेम, तो वर्क एनर्जी थ्योरम करना पड़ता। तो ये कांस्टेंट ही रहेगा, ये आपको पता है। तो यहां से मान लीजिए ये इसने मैक्सिमम एलोंगेशन लिया, तो एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम एलोंगेशन आप बोल सकते हैं कि ये किसी मोमेंट पे रुका होगा,
तो यहाँ पे v इसका 0 होगा, ठीक है, और ये x मैक्स होगा, ये अपना स्टॉप है, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में आप यहां पे इजीली क्या निकाल सकते हैं, एक इक्वेशन, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के, यहां वी नॉट के जगह पे u था, तो हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल टू हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर। तो यहां से जो आंसर आपको मिलेगा एक्स मैक्स का, वही मिलता है अपने पास, कितना आ जाएगा, एम यू स्क्वायर अपॉन के अंडर रूट, मतलब एक्स मैक्स आपको मिलेगा u अंडर रूट एम बाई के, u अंडर रूट एम बाई के। क्लियर है बच्चों? तो यहां पर आप इसको इस अप्रोच से क्वेश्चन कर सकते हो। और आपने यहां से एक बड़ी बात सीखी कि कभी भी दो एंड स्प्रिंग के दो अलग अलग बॉडी से जुड़े हुए हो, तो उस केस में मैक्सिमम कॉम्प्रेशन या मैक्सिमम एलोंगेशन की जो कंडीशन होगी, अर्थ के रिस्पेक्ट में बोलोगे कि दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करते रहे, है ना, और एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बोल सकते हो कि उनके बीच का v रिलेटिव 0 हो जाए। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन यहां से कर सकते हो। इसी पे मान लीजिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सटेंड करें और थोड़ा और अच्छा बनाएं, तो देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हो कि एक ब्लॉक है, और किसी इंस्टेंट पे दोनों मूव कर रहे हैं, किसी इंस्टेंट पे मान लो दोनों मूव कर रहे हैं, कौन, एक ब्लॉक और ये स्प्रिंग का एक सिरा, ये मान लो मूव कर रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, और ये ब्लॉक इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है 6 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट के है, ये स्मूथ है, ठीक है। तो किसी इंस्टेंट पे आपको ये डेटा गिवन है, ये डेटा आपको शेयर किया जा रहा है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस इंस्टेंट पे द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज 15 जूल पर सेकेंड, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज 15 जूल पर सेकेंड एट दिस इंस्टेंट, ये सब आप देख ही पा रहे हो, एट दिस इंस्टेंट द रेट ऑफ चेंज ऑफ potential energy of spring is 15 जूल पर सेकेंड, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। इस इंस्टेंट पे आपको ये दिया हुआ है जो आप देख पा रहे हो। किस इंस्टेंट पे, जब ये 3 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है, ये 6 मीटर से, तो इस इंस्टेंट पे आपको इस स्प्रिंग की जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है वो आपको दी हुई है। तो आपको इसमें बताना है कि आप इसमें पूछा जा सकता है कि एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक क्या है, ज्यादा अच्छा क्वेश्चन होगा, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। तो आपको ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताना है। आप बोलोगे सर मास सोर्स कुछ भी नहीं दिया है, आप एज्यूम करके थोड़ा सा सोचो, और ये सब इंस्टेंटेनियस है, ठीक है। इसको 2 kg ले लीजिए, इसकी तो जरूरत पड़ेगी, तो कुछ वैल्यू ले लीजिए, इसकी वैल्यू 2 kg ले लीजिए, इसकी तो जरूरत पड़ेगी ही, बाकी सब आपको अब मिल गया है। के की वैल्यू नहीं दी है, ठीक है। तो किसी इंस्टेंट पे 3 मीटर पर सेकेंड, ये दिख रहा है 6 मीटर, ठीक है। यहां पे मैंने डायग्राम सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा है, तो यहां मैंने बस वही लिखा है जो आपको बहुत जरूरी है, बाकी सब तो दिख ही रहा है। 2 kg से में इसका 6 मीटर है, और इस पॉइंट का कोई पॉइंट है P, यहां पर जो एंड पॉइंट है इसका
ये मूव कर रहा है किसी इंस्टेंट पे 3 मीटर पर सेकेंड से, तो आपको ये भी डेटा दिया जा रहा है कि एट दिस इंस्टेंट द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज 15 जूल पर सेकेंड। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है। अब आपसे एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो बच्चों आप एक्सेलरेशन कब निकाल पाओगे? थोड़ा सोचना शुरू करो। ब्लॉक का एक्सेलरेशन कौन एक्सेलरेट कर रहा होगा? कमेंट करके बताएंगे। ब्लॉक को कौन एक्सेलरेट कर रहा होगा? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेलरेटिंग द ब्लॉक? जस्ट टेल मी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई हरेंद्र, बहुत बढ़िया हर्ष। तो के एक्स फोर्स, बिल्कुल सही बात है। तो इस इंस्टेंट का आपको एक्स मिल जाए, इस इंस्टेंट का रिलेटिव वेलोसिटी ब्लॉक को एक्सेलरेट करेगा। कैसी बात कर रहे हो यार, रिलेटिव वेलोसिटी कभी ब्लॉक को एक्सेलरेट कर सकता है? तो फोर्स करेगा, बिल्कुल। तो उस समय जो इंस्टेंटेनियस फोर्स होगा तो वो होगा के एक्स, है ना। हमें नहीं पता, अब सभी को पता है कि अगर ये 3 मीटर पर सेकेंड होता और ये 3 मीटर पर सेकेंड, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 था, तो उस समय का वो मैक्सिमम होता। अब ऐसा है नहीं, ये 3 मीटर है या 6 मीटर है। तो आप मुझे बताओ कि ब्लॉक की अगर आप एफबीडी बनाने की सोचो तो आपको चीजें क्लियर होंगी कि इस इंस्टेंट पे, आपको ये चीज क्लियर होगा कि इस इंस्टेंट पे क्या दिखता है आपको, कि मान लेते हैं कि इस इंस्टेंट पे ब्लॉक में कोई एलोंगेशन है, और वो एलोंगेशन कुछ भी हो सकता है, एक्स मान लिया मैंने। तो ब्लॉक में अगर एक्स एलोंगेशन है ना, तो आप क्या बोलोगे कि यहां जो फोर्स लगेगा कुछ के एक्स लगेगा, है ना। और के एक्स फोर्स ही इसको क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। तो मैंने इधर माना कि मान लीजिए इस इंस्टेंट पे इस पे के एक्स फोर्स लग रहा है, और इसी की वजह से ऑब्वियसली ये इस इंस्टेंट का एक्सेलरेशन होगा, जिसको आप ए बोल सकते हो। तो व्हाट कैन यू से अबाउट ए? ए क्या होगा? इट इज के एक्स अपॉन 2, के एक्स अपॉन 2, यही तो होगा। और इसी समय का आप जो क्वेश्चन के थ्रू फ्लो करो, क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसी तरफ सोचो, तो आप धीरे धीरे क्रैक करने की कंडीशन में आ जाओगे। तो हमें पहले एक्सेलरेशन पूछा तो तुरंत दिमाग में किसी बच्चे को चमकेगा कि भाई फोर्स लग रहा होगा तभी तो एक्सेलरेट कर रहा होगा। इस समय पे स्प्रिंग का ही फोर्स हो सकता है और कोई फोर्स है नहीं इस डायरेक्शन में, तो ये आप ऐसे सोच सकते हो, ए इक्वल टू के एक्स बाई 2 उसका मास। अब हम ये पूरी दिमाग लगाएंगे कि ये एक्स इस इंस्टेंट का कैसे निकालें, इस इंस्टेंट का हम एक्स कैसे निकालें। तो आपको क्या क्या गिवन है इस पे फोकस करिए जरा। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आपको गिवन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आपको गिवन है। तो आप यहां से, अच्छा ये जो x है ध्यान दीजिएगा कि ये x कायदे से रिलेटिव है, मानते हो कि नहीं? ये x अपना जो है रिलेटिव होगा। यहां से किसी इंस्टेंट पे ये 6 मीटर और 3 मीटर जो आप बोल रहे हो, ये कहीं ना कहीं ओरिजिन से चले होंगे। तो इस ये अगर x से रहा होगा और ये यहां पे ओरिजिन ले रहे हो, और ये x से रहा होगा और ये x भी रहा होगा, तो ये जो x आपने माना है ये रिलेटिव x से माइनस x भी होगा। ये बात समझने वाली है, इस बात को भी समझना होगा आपको कि मान लीजिए मैं यही बना दे रहा हूं कि ये ओरिजिन था कुछ, इसी को मैं ओरिजिन बना रहा हूं अर्थ के फ्रेम में, ठीक है। तो अगर मैं इसको बोलूं कि ये किसी इंस्टेंट पे x से है और ये पॉइंट इस फिक्स ओरिजिन से डिस्टेंस लेता है एक्स बी, ध्यान दीजिएगा। तो अगर मैं बोलूं कि इसे a मान लीजिए और इसे b मान लीजिए, जैसे ये a है और ये p है, तो इसको b मान लीजिए, ठीक है। तो अगर आप बोलते हो कि फिक्स ओरिजिन से, ये ओरिजिन मान रहे हो आप, तो किसी इंस्टेंट पे है ना ये, तो किसी इंस्टेंट पे मतलब मान लीजिए ये x से है इसका डिस्प्लेसमेंट अर्थ के रिस्पेक्ट में, और ये डिस्प्लेसमेंट कितना है एक्स बी, ये डिस्प्लेसमेंट है एक्स बी। तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एक्स बी माइनस एक्स है, और वही आपको दिया हुआ है। बट वेलोसिटी तो आपको नहीं दी है ना। वैसे वेलोसिटी आपने अभी जो मैंने आपको ट्रिक बताया आप वहां से भी कर सकते हैं, बट वहां से प्रॉब्लम है। वहां से आपको क्या प्रॉब्लम है कि आप इसको स्टॉप कर दोगे और यहां से रिलेटिव निकालोगे, तो वहां से आपको, हाँ ठीक है, वहां से भी आप कर सकते हैं, उस इंस्टेंट का आपको मिल जाएगा।
तो यहां से x a और ये अपने पास हो जाएगा xb। तो व्हाट इज आवर रिलेटिव, व्हाट इज आवर रिलेटिव, x इज आवर रिलेटिव। तो x जो होगा वो क्या है, रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन a एंड b। ये समझ पा रहे हैं? तो a और b को आप क्या लिख सकते हो, x इज इक्वल टू क्या लिखोगे, x ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b या x ऑफ, तो यहां पे क्या लिख सकते हैं हम, ये बड़ा है तो एक्स बी माइनस एक्स ए, ये लिख सकते हो, बोलो क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एक्स बी माइनस एक्स ए? जल्दी बताइए। ये पहले सभी बच्चों को क्लियर है भाई? ये सभी बच्चों को क्लियर है? अब आप ध्यान से देखो कि अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो dx बाई डी टी, है ना, ये डायरेक्ट भी कर सकते थे आप, d बाई डी टी ऑफ, ये अर्थ के रिस्पेक्ट का एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट है एक्स बी माइनस डी बाई डी टी ऑफ एक्स ए, ऐसे लिख सकते थे। और ये बताओ बच्चों कि ये नेट अर्थ के रिस्पेक्ट का रेट ऑफ चेंज है तो ये उसकी वेलोसिटी होगी, ये इसका रेट ऑफ चेंज है तो ये इसकी वेलोसिटी होगी। क्लियर है? तो dx बाई डी टी आपको क्या मिल रहा है, dx बाई डी टी आपको मिल रहा है dxb बाई डी टी अपने पास 3 है माइनस dxa बाई डी टी है 6, तो ये आपको मिलता है v रिलेटिव, इन दोनों के बीच का मतलब v रिलेटिव, यही है ना, तो v रिलेटिव है एक तरीके से, और वो आपको मिलता है -3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। माइनस साइन आपको क्या बता रहा है, माइनस साइन ये बता रहा है कि एक्चुअली इसमें कॉम्प्रेशन हुआ होगा, यही ना, एक्चुअली इसमें क्या हुआ होगा, कॉम्प्रेशन हुआ होगा। माइनस साइन आपको ये बता रहा है कि v रिलेटिव नेगेटिव है ना, v रिलेटिव अपना नेगेटिव है, तो ये चीज आपको ये बता रहा है कि ये अपना एक तरीके से इसमें क्या रहा होगा, कॉम्प्रेशन रहा होगा। ये आप बोल सकते हो v रिलेटिव इज आवर 3 मीटर, या आप ऐसे बोल सकते हो कि b के रिस्पेक्ट में a को आप निकाल रहे हो, ये x एक्चुअली क्या है, रिलेटिव, एक्स बी माइनस एक्स ए किया है आपने, तो दिस इज बेसिकली b विथ रिस्पेक्ट टू a, यही तो है एक तरीके से, है ना, तो ये एक तरीके से b विथ रिस्पेक्ट टू a है, आप ऐसे सोचो। तो b विथ रिस्पेक्ट टू a का मतलब वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a, और ये माइनस है मतलब इसके रिस्पेक्ट में तुम इसको देखोगे तो ये अपने पास क्या होगा, b विथ रिस्पेक्ट टू ए पे बैठ के b को देखोगे तो ये इसकी तरफ आता हुआ दिखाई देगा, इस तरफ, तो ये नेगेटिव साइन आपको यही बता रहा है। बाकी वैल्यू तो आपको क्लियर हो गई। हाँ बिल्कुल कर सकते थे भाई हरेंद्र, आप बिल्कुल कर सकते, मैंने आपको इसके पहले जो क्वेश्चन कराया उसमें ऐसे ही कराया था कि आगे वाले के लिए पीछे वाले को रोककर आप पीछे वाले के रिस्पेक्ट में इसकी वैल्यू निकाल के भी आप कर सकते थे डायरेक्ट। ठीक है, ये पहले क्लियर है? तो ये क्लियर है तो फिर आंसर बताइए इसका। v रिलेटिव आप लोग निकाल चुके हो, और एनर्जी आपको पता है इस इंस्टेंट पे क्या होगा, एनर्जी अपने पास होगा हाफ के एक्स स्क्वायर। तो अगर आप du बाई डी एक्स करते हो तो आपको मिलेगा हाफ के इंटू 2x dx बाई डी टी। ठीक है, तो आपको यहां से मिलेगा, और du बाई डी एक्स आपको पता है क्या होगा, जो एनर्जी का चेंज है वो 15 जूल आपको यहां से दिया हुआ है। ठीक है, और dx बाई डी टी को आप क्या लिख सकते हो, इसको आप v रिलेटिव लिख सकते हो, है ना, यहां से v आ जाएगा तो x आ जाएगा, और x आ जाएगा मतलब kx आ जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, ये आपको 15 जूल दिया हुआ है, और ये kx जो फोर्स है, और यहां पर dx बाई डी टी, और dx बाई डी टी की आप मॉड वैल्यू जो है वो 3 मीटर है, तो हम यहां से dx बाई डी टी जो मैग्नीट्यूड है उसको अगर हम लिखें, ये 3 मीटर पर सेकेंड आपको दिया हुआ है, तो आप kx निकाल सकते हो। अगर साइन के साथ करोगे तो वो नेगेटिव आएगा, kx अपने पास क्या हो जाएगा 15/3 दैट इज 5। तो kx आपको नहीं दिया था k, इसीलिए
तो ये 5 न्यूटन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन आप बता सकते हो इट इज 5/2, दैट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस इंस्टेंट पे ये इसका एक्सेलरेशन होगा। क्लियर है? हाँ, डी यू बाई डी एक्स आप क्या कह रहे हो? पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की है, तो आप यहां से डी यू बाई डी एक्स स्प्रिंग फोर्स डायरेक्ट भी। तो बात तो वही हो जाएगी फिर ना। आपको मिलेगा क्या यहां पर? आप फोर्स और ये फोर्स कट जाएगा, है ना। ये रेट ऑफ चेंज आपको 15 दिया हुआ है, मतलब ये फोर्स है, तो यहां पे भी अगर आप फोर्स लिखोगे तो ये वहां से कट जाएगा। dx/dt आपको 1 मिलेगा फिर वहां से। इस स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी तो यही लिखेंगे ना भाई, ½ kx²। पहले ये क्लियर है। और यहां पे आप ये काम नहीं करेंगे du/dx रजत, क्योंकि यहां पे जो फोर्स है वो केवल स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी है। ये जो फोर्स इस पे लग रहे होंगे वो आपको नहीं दिखाए गए हैं, वो कंजर्वेटिव हैं कि नॉन कंजर्वेटिव वो आपको पता नहीं है। ठीक है, तो du/dx यहां पे केवल स्प्रिंग के वर्क डन से, स्प्रिंग का जो वर्क डन है वहां से उसकी पोटेंशियल एनर्जी ½ kx² आएगी। तो वो स्प्रिंग फोर्स आप बोल सकते हो, नेट सिस्टम का फोर्स नहीं होगा। तो ½ k 2x। अच्छा, हम लोग ने dx/dt किया है ना। अच्छा, ये du/dt है, सॉरी ये गलत है ना, तभी आपको कंफ्यूजन हो रहा है। ये जो दिया हुआ है देखिएगा 15 जूल पर सेकेंड, ये du/dt दिया हुआ है, इसीलिए आपको कंफ्यूजन हो रहा है। तो पहले हम इसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना। du/dt दिया हुआ है, तो ½ k, इसको चेन रूल लगाएंगे, d/dt(x²) ये होगा। आपको ये देखिए जूल पर सेकेंड है, तो ये 15 ये du/dt है। ½ k ये हो जाएगा, चेन रूल लगाइए, d/dx(dx), तो ये 2x फिर dx/dt। ठीक है, तो वो आप लोगों को थोड़ा इसीलिए दिक्कत हो रहा था। ठीक है, तो यहां से अपने पास अब kx आपने निकाल लिया, बाकी सब तो वही है। ये du/dt गिवन है भाई, नहीं तो वहां से तो आप डायरेक्ट कर सकते थे। बिल्कुल सही कह रहे हो, अगर F इक्वल टू du/dx दिया होता तो कोई टेंशन ही नहीं था, फिर वो तो डायरेक्ट हमें फिर यहां से फोर्स मिल जाता kx। ठीक है, तो यहां से ये बात क्लियर हुई। इसको रिलेटिव जो हम लोग ने ये निकाला है 3 मीटर, ये रिलेटिव आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। मैं वही बोल रहा हूं, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। वी रिलेटिव डायरेक्ट निकाल सकते थे, आप लोग को आता है। वी रिलेटिव आप डायरेक्ट निकाल सकते थे। ठीक है, मैंने बस ऐसे कर दिया आपको समझाने के लिए, बट वी रिलेटिव जिससे ये पता लगे कि ये रिलेटिव होता है, तो वी रिलेटिव आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। ठीक है, वी रिलेटिव आप डायरेक्टली निकाल सकते थे और वहां से फिर ये कर सकते थे। भाई वी रिलेटिव में क्या दिक्कत है? वी रिलेटिव नहीं आता आपको? वी रिलेटिव, वी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये आप रिलेटिव से नहीं कर पा रहे हो। वेलोसिटी ऑफ डायरेक्ट लिखो ना, ये है आपका। तो 3i माइनस 6i, तो -3i आप डायरेक्ट लिख सकते थे, मैं ये कह रहा हूं, ये आप डायरेक्ट कर सकते थे। ठीक है भाई, रिलेटिव में खूब पढ़ा है आप लोगों ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इससे कुछ और डेंजरस। मान लीजिए अब आपको इंस्टेंटेनियस फोर्स दिया जाने लगा, इसमें फोर्स लगा हुआ है, तो जब ये अपने नेचुरल लेंथ पे थे
जब ये अपने नेचुरल लेंथ पे थे या अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे थे, इक्विलिब्रियम में, ये तो अभी इक्विलिब्रियम नहीं है, ये अपने अभी नेचुरल लेंथ पे है। यहां पे अभी आपके दो फोर्स लगने लगे, F1 और ये F2। आपने ऐसे फोर्स लगा दिया, इस पे F2 लगाया, इस पे F1 लगाया। ये M1 है, ये M2 है, ये स्मूथ है, ठीक है। ये अपना नेचुरल लेंथ है L0। अब क्या हुआ कि किसी इंस्टेंट के बाद सभी को पता है क्या होगा, ये अपना आगे बढ़ने लगेंगे और स्प्रिंग एलोंगेट करने लगेगी। दोनों तरफ से खींच रहे हो आप एक तरीके से, है ना। तो क्या होगा, तो जब ये एलोंगेट होने लगेंगे तो ये अपने नेचुरल लेंथ से कुछ आगे बढ़ गया होगा और ये अपने नेचुरल लेंथ से कुछ आगे बढ़ गया होगा। दिख रहा है, ये अपने नेचुरल लेंथ से कुछ आगे बढ़ गया होगा। तो यहां पे अपने पास क्या होगा कि यहां पर F2 और यहां पर अपने पास F1। F1 और F2 कांस्टेंट है भाई, F1 और F2 कांस्टेंट फोर्स है, मैं लिख देता हूं। तो ये कुछ अपने नेचुरल लेंथ से ये कुछ x2 डिस्प्लेस किया होगा, कुछ ये x1 डिस्प्लेस किया होगा, ठीक है। तो ब्लॉक के दोनों ब्लॉक के जब ये अपने यहां से ये कुछ x2 मूव करता है, ये x1, तो स्प्रिंग में टोटल एलोंगेशन कितना होगा, x1 प्लस x2 मिलकर होगा ना टोटल एलोंगेशन। ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट इधर, इस ब्लॉक का और इस ब्लॉक का इधर, दोनों के डिस्प्लेसमेंट का कलेक्टिव जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, दैट इज आवर एलोंगेशन। तो ये अपना एलोंगेशन होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इस इंस्टेंट पे एलोंगेशन अपना कुछ x0 है, तो ये x0 की वजह से इस पे फोर्स ऐसा लगेगा और इस पे फोर्स अपना ऐसा लगेगा। हमने बोला कि kx0 इस समय का टोटल एलोंगेशन है x0, ठीक है। ये सभी बच्चों को क्लियर है कि x0 जो होगा वो क्या होगा, इसका जो x1 है और इसका जो x2 है इनके मिलकर है। तो x0 इज बेसिकली वोट x1 प्लस x2 किसी इंस्टेंट पे, है ना, एलोंगेशन एट एनी इंस्टेंट, ठीक है। और इसमें फिर नेट फोर्स रिजल्टेंट फोर्स है, किसी इंस्टेंट की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें A1 का एक A2 का एक्सेलरेशन होगा, इसमें A1 का एक एक्सेलरेशन होगा। तो इस केस में आपसे मैक्सिमम एलोंगेशन पूछा जाता है, जो कि रियली चैलेंजिंग है, बट इसको मैं आपको इस मेथड से अभी बता रहा हूं। इससे भी इजी मेथड मैं बताऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि सेंटर ऑफ मास का मेथड है। तो यहां पर अपने पास हो जाएगा ये A2 और ये अपने पास है A1। ये तो सबको समझ में आ रहा होगा, ये सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब यहां से इन दोनों पे कि x0 और ये F2 और A2, तो न्यूटन सेकेंड लॉ लगाएं, दोनों के लिए न्यूटन सेकेंड लॉ लगाएं। तो फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ हमें क्या बताना है, मैक्सिमम एलोंगेशन। तो कई सारे हम लोग मैक्सिमम एलोंगेशन ही निकाल रहे हैं तब से, हर डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन को लेकर। तो ये सिचुएशन देखिए जिसमें दो ब्लॉक्स हैं और एक फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एलोंगेशन एट एनी इंस्टेंट फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ क्या हो जाएगा, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑन बोथ द ब्लॉक। तो दोनों ब्लॉक्स पे आप न्यूटन सेकेंड लॉ लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, F1 माइनस kx0 इज इक्वल टू M1A1, ठीक है। और इसके लिए लिखेंगे F2 नेट फोर्स इन एक्सेलरेटेड डायरेक्शन माइनस kx0 इज इक्वल टू M2A2। ये लिख सकते हैं। ये क्लियर है बच्चों, ये सभी को क्लियर है, ये क्लियर है।
प्रमोद भाई आप पढ़ने आए हो तो पढ़ लो, नहीं तो यहां से चले जाओ, ठीक है। अननेसेसरी फिर ब्लॉक करने वाली बात हो जाएगी, ठीक है। तो F1 माइनस के एक्स नॉट M1A1, F2 माइनस के एक्स नॉट इक्वल टू M2A2। ये क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए, तो यहां से आप एक तरीके से क्या कर सकते हैं, A1 और A2 निकाल सकते हैं। सभी बच्चे यहां से A1 और A2 निकाल सकते हैं, ठीक है। और A1 और A2 निकालने के बाद A1 निकाल लेते हैं पहले। A1 क्या होगा, F1 अपॉन M1 माइनस के एक्स नॉट अपॉन M1, ठीक है। और A2 क्या होगा, F2 अपॉन M2 माइनस के एक्स नॉट अपॉन M2। यहां तक आ गए। आप बोलो सर ये सब क्यों कर रहे हो, ये सब क्यों कर रहे हो? तो ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी अभी हम तब से कर चुके हैं कि मैक्सिमम एलोंगेशन के टाइम में ये जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है, मैक्सिमम एलोंगेशन के टाइम में, ये तो जनरल है। एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम एलोंगेशन, यहां मैक्सिमम, ये तो अभी मैंने जनरल बताया है। तो एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम एलोंगेशन व्हाट यू कैन से कि जो रिलेटिव एक्सेलरेशन है दोनों ब्लॉक्स की जो वेलोसिटी है v रिलेटिव को 0 होना पड़ेगा। अभी अभी हमने बताया कि दोनों मूव कर रहे होंगे, तो एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम एलोंगेशन योर v रिलेटिव शुड बी 0, ठीक है। अब यहां एक चैलेंज है, यहां फोर्सेस लग रहे हैं, एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है। तो फोर्सेज लग रहे हैं, एक्सेलरेटेड मोशन है, और वो भी कहां से शुरू हुआ है कहानी, नेचुरल लेंथ से। तो अब आपको यहां तक आने में इसकी अपनी वेलोसिटी a1 रही होगी, मतलब v1, और इसकी वेलोसिटी अपनी क्या रही होगी, v2। इसकी वेलोसिटी v1 रही होगी और इसकी वेलोसिटी अपनी क्या रही होगी, v2। तो अर्थ के रिस्पेक्ट में, तो जब तक हम v रिलेटिव तभी निकाल पाएंगे ना जब हमें v1 v2 पता हो। तो हमें a1 a2 पता है, देखो इधर हमें a1 a2 पता है किसी जनरल x पे, आप इसको जनरल x बोल सकते हो, x नॉट के जगह पे, x नॉट के जगह पे आपको कांस्टेंट सा फील हो रहा होगा, तो आप जनरल x ले लीजिए जो वेरिएबल आपको लगने लगेगा, है ना। तो आप किसी कांस्टेंट के जगह पे आप इसको, मतलब आपको के x लेने की, x वेरिएबल देखने की आदत है, तो आप x ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आपको ज्यादा समझ में आएगा कि a1 जो है x का फंक्शन है, a2 भी x का फंक्शन है। तो जैसे जैसे दोनों के बीच का सेपरेशन चेंज होगा, दोनों के बीच का जब सेपरेशन अपना चेंज होगा, तो x आपका चेंज होगा, और यहां से a1 चेंज होगा और a2 चेंज होगा, मतलब सब कुछ बदल रहा है, आप देख रहे हैं। तो यहां से a रिलेटिव अगर बात करें, a रिलेटिव है ना, या एक्सेलरेशन ऑफ m1 विथ रिस्पेक्ट टू m2 या m2 विथ रिस्पेक्ट टू m1, कुछ भी कर सकते हैं आप। तो आप क्या बोलोगे, इट इज a ऑफ m1 इस इंस्टेंट पे माइनस a ऑफ m2, यही तो बोलोगे। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो आप यहां से लिख सकते हो f1 अपॉन m1 माइनस के एक्स अपॉन m1 आई कैप, माइनस ये हो जाएगा f2 अपॉन m2 माइनस के एक्स अपॉन m2, और ये माइनस आई कैप, ठीक है, ऐसा होगा। अब यहां से अपने पास a1 प्लस a2 आप कर सकते हो, तो आपको क्या मिलेगा, f1 बाई m1 प्लस f2 बाई m2, ठीक है। और ये अपने पास क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो चुका है, तो माइनस हम यहां बाहर ले लें, ये माइनस और ये माइनस तो प्लस हो चुका है, ठीक है। ये माइनस और माइनस प्लस है, तो के एक्स वाले टर्म इकट्ठा कर रहा हूं, तो माइनस कॉमन ले लिया, तो के, यहां भी आप बोल सकते हो के बाई m1 प्लस के बाई m2 इंटू एक्स, ऐसे लिख सकते हो। दिस इज योर ए रिलेटिव, एक तरीके से आप उल्टा भी निकाल सकते हो, ये अपना रिलेटिव एक्सेलरेशन है, और ओवरऑल ये आई कैप है अगर आप वेक्टरली लिख रहे हो तो ये अपने पास रिलेटिव एक्सेलरेशन आ गया। m2 बाई m1 क्यों नहीं किया,
इसमें M2/M1 क्यों नहीं किया? आप कर लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, सेम रिजल्ट आएगा। आप M2/M1 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप M2/M1 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको ओपन करेंगे आप तो ये माइनस होगा यहां पे। अच्छा नहीं नहीं भाई, माइनस नहीं होगा, ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलके प्लस हो गए, तो ये प्लस बीच में आ गया, तो ये प्लस और यहां माइनस, यहां माइनस, तो माइनस कॉमन, सब सही है, दुरुस्त है। तो ए रिलेटिव आ गया। अब किसी इंस्टेंट पे ए रिलेटिव आ गया, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन निकल के आया, ये भी इरोडोफ का ही सवाल है। तो अगर आप यहां से वी रिलेटिव की बात करते हैं, आप यहां से वी रिलेटिव की बात करते हैं, तो वी रिलेटिव अपने पास क्या होगा बच्चों? क्या मैं इसको, ये किसका फंक्शन है? एक्स का। तो आप काइनेमेटिक्स याद करो, काइनेमेटिक्स याद करो सब लोग। और वी रिलेटिव को, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये वेक्टर है, आप मैग्नीट्यूड वाइज देखना शुरू करो। और काइनेमेटिक्स में आपने खूब किया है कि इफ एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, अगर हमें एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ एक्स पता है, ठीक है, तो हम इसे मैग्नीट्यूड वाइज क्या है, ये m1/m2, आप m2/m1 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। f1/m1 थोड़ा अजीब हो गया है, ठीक है, ये था, इसको हटाए दे रहा हूं, थोड़ा टेढ़ा हो गया है, नाराज हो गया, अब सही है। तो ये चलो छोड़ो, तो यहां पे अब आप इसे क्या लिख सकते हो, v a एज ए फंक्शन ऑफ x है, तो इसको v dv/dx लिख सकते हैं मेरे भाई, v dv/dx लिख सकते हैं, मतलब रिलेटिव। vr dvr/dt लिख सकते हैं, ठीक है। क्या माइनस में होगा? k/m2 माइनस में होगा, k/m2 माइनस में होगा। देख लीजिए यहां पे फिर से आप फिर से देख लीजिए, यहां पे फोर्सेस सभी को क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। F माइनस के एक्स नॉट उल्टा ही लग रहा है, तो नेट फोर्स इन एक्सेलरेटेड डायरेक्शन A1 A2 सही है, यहां आ जाइए। तो आप A ऑफ M1 विथ रिस्पेक्ट टू M2 यही तो लिखेंगे, A ऑफ M1 माइनस A ऑफ M2, तो ये A ऑफ M1 आई कैप में है, A ऑफ M1 अपना आई कैप में है, A ऑफ M2 माइनस आई कैप में है, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया मेरे भाई, तो ये माइनस और ये माइनस बाहर निकल के प्लस हो गया, माइनस नहीं होगा, ठीक है। आप तब से उसी पे लटके हुए हो, कई बार आप बार बार घुमा रहे हो वही चीज। तो VR dVR/dt इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है एक तरीके से, ये भी कांस्टेंट है और ये x है, तो फाइनली आपको मिलता है ये फंक्शन। और आपको एक मजेदार रिजल्ट आने वाला है, और इस रिजल्ट से आप कुछ तहलका मचाने वाले हो, बहुत बड़ा तहलका मचाओगे, देखो कैसे। इसको इधर ले जाओ, तो V रिलेटिव dVR इक्वल टू F1/m1 प्लस F2/m2 इंटू dx माइनस k/m1 प्लस k/m2 x dx, ठीक है। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, और अब हमें जनरल हमने निकाला है, हमें कहां पे चाहिए था? फॉर मैक्सिमम एलोंगेशन, फॉर मैक्सिमम एलोंगेशन बताइएगा बच्चों, V रिलेटिव क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। व्हाट अबाउट V रिलेटिव फॉर मैक्सिमम एलोंगेशन? V रिलेटिव क्या हो जाएगा? 0, है ना, V रिलेटिव 0 हो जाएगा। तो V रिलेटिव इनिशियल भी 0 है, V रिलेटिव फाइनल 0 है, और V रिलेटिव इनिशियल भी 0 था, क्योंकि दोनों रेस्ट से F1 F2 से क्या हुए थे? पुल हुए थे। तो आप डायरेक्ट यहां पे V रिलेटिव को 0 कर सकते हो, आपको लिमिट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर,
ठीक है, आप वी रिलेटिव डायरेक्ट लिखो कि ये तो जीरो ही हो जाएगा, चाहे वो इनिशियल हो चाहे फाइनल। वी रिलेटिव, हाँ हो सकता है कि कुछ आपके पास पहले से इनिशियल वेलोसिटी हो तो अलग बात है, तो बेटर है ना, कि आप इसको ऐसे सोच सकते थे। तो वी रिलेटिव अपना जीरो होगा, तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो से एक्स मैक्स हो जाएगा, और ये जीरो से एक्स मैक्स। इसे आप इंटीग्रेट बहुत आसानी से कर सकते हो, क्योंकि ये सब कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएंगे। तो F1 अपॉन M1 प्लस F2 अपॉन M2, ठीक है, और ये हो जाएगा एक्स मैक्स माइनस के 1 अपॉन M1 प्लस 1 अपॉन M2, और ये हो जाएगा एक्स मैक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स मैक्स स्क्वायर बाई 2। तो यहां से आप एक्स मैक्स निकाल सकते हो, यहां से अपना एक्स मैक्स आ जाएगा, देख लो क्या आएगा, इसको इधर लेते आओ, तो ये एलसीएम लोगे तो 2 M2 F1 प्लस M1 F1 M1 F2 अपॉन M1 प्लस M2, ये आपका एक्स मैक्स मिलेगा बच्चों, ये एक्स मैक्स मिलेगा। इसको रिजल्ट को बहुत प्यार से देखो और अपने दिमाग में भर लो, क्योंकि इससे आप आग लगाने वाले हो बहुत सारे क्वेश्चन को, है ना, देखते ही उड़ाने वाले हो, देखते ही आप इसको उड़ाने वाले हो बहुत सारे क्वेश्चन को। अभी बताता हूं कौन से क्वेश्चन और कैसे। 2 M2 F1 प्लस M1 F2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू 2, ठीक है, एक्स मैक्स है, ये एक्स मैक्स है। अरे हाउ टू कम्स, ये बकवास यार मत पूछा करो यार, कुछ कुछ तो देख लो मेरे भाई। एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन किया है, एक चीज छोड़ देता हूं तो पूछने लगते हो, ये कांस्टेंट बाहर आया, एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा, ये इंटीग्रेशन से 2 आया है, ये इंटीग्रेशन से 2 आया है, ठीक है। तो 2 M2 F1 प्लस M1 F2 बाई M1 प्लस M2, ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है, ठीक है, ये अपना मैक्सिमम है। अब देखो अगर ये दोनों उल्टे थे, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों उल्टे थे तो ये स्प्रिंग खींच रही होगी, तो ये मैक्सिमम, इसका मैं आपको नेक्स्ट मेथड भी बताऊंगा, अभी नहीं बता सकता, मेरी मजबूरी है, सेंटर ऑफ मास नहीं पढ़ाया है इसको। COM से नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे, COM से इसका नेक्स्ट मेथड, सेंटर ऑफ मास से भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने आपको ये बताया क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है इस टाइप के, बहुत सारे क्वेश्चन जो है जो इस पे बेस्ड हैं, वो आपको फोर्स कॉन्सेप्ट में दे दिए गए हैं आपके मॉड्यूल में। आपके मॉड्यूल में बहुत सारे क्वेश्चन जो है मैक्सिमम एलोंगेशन निकालने के लिए दिए गए हैं, जो आप इस फॉर्मूले से डायरेक्ट कर सकते हो। देखिए कैसे, उससे पहले आप एक अप्रोच और समझिए कि अगर ये दोनों ब्लॉक्स में फोर्स जो है सेम डायरेक्शन में होता, इन दोनों ब्लॉक्स में अगर फोर्स जो है सेम डायरेक्शन में होता, तो क्या आ जाता अपने पास, माइनस आ जाता। मतलब जिसको आप चेंज कर रहे हो, आपने ऑपोजिट लिया था, ठीक है, आपने क्या किया था, ऑपोजिट लिया था तो प्लस किया था, आपका डेरिवेशन किया आपने, देखा आपने, तो ये प्लस आया था। अब मान लीजिए मैं F2 को इधर कर दूं और F1 को भी इधर कर दूं, तो ऐसे क्वेश्चन में तुम्हें हल्का सा बदलाव करना होगा। F2 अपना आप पलट चुका है, तो ऐसे केसेस में एक्स मैक्स का जो आप रिजल्ट डायरेक्ट बोल सकते हो, वो बोल सकते हो 2/k, है ना। M1 के साथ है F2 और वो नेगेटिव में है, ठीक है। F2 अपना एक तरीके से नेगेटिव हुआ है, ये तो F1 इधर था ही, F2 इधर था, ठीक है। तो आप यहां से बोल सकते हो कि F2 अपना नेगेटिव है, F1 के साथ M2 था, तो M2 F1 ये ऐसे ही रहेगा, और यहां माइनस आ जाएगा M2 F1, सॉरी M1 F2, M1 F2 अपॉन M1 प्लस M2, इसमें आप माइनस कर देंगे, इस केस में माइनस कर देंगे व्हेन फोर्सेस इन सेम डायरेक्शन।
ठीक है। अब ये जो रिजल्ट है इसको आप एक पावरफुल जो है पावरफुल वेपन की तरह यूज कर सकते हो। कैसे क्वेश्चंस में पावरफुल वेपन की तरह यूज कर सकते हो, कैसे क्वेश्चन में, वो देखिए। मान लो अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, आप ये देख पा रहे हो कि एक्स मैक्सिमम किसी पे नहीं डिपेंड कर रहा है, वो सारे कांस्टेंट्स पे डिपेंड कर रहा है। ये सब कांस्टेंट है, F1 F2 इज ए कांस्टेंट फोर्स, ये मुझे वहीं लिख देना चाहिए था, ठीक है। F1 F2 इज ए कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, ये कांस्टेंट फोर्स है। तो इसको आप कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस में, वो देखिए। जैसे एक इसका आपको दिखाता हूं कि आप कैसे बढ़िया से इसको यूज कर सकते हो। मान लीजिए आपसे अगर पूछा जा रहा है एक ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, एक पुली है अपने पास, और इस पुली के साथ कोई स्ट्रिंग कनेक्टेड है, और इस स्ट्रिंग के साथ कोई स्प्रिंग कनेक्टेड है, और एक ब्लॉक है। आपने मान लीजिए स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के साथ ये स्प्रिंग लगाया है और एक ब्लॉक कनेक्ट किया है एम मास का, ये के है। सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट है, ठीक है। इसमें आपको एक ही बात का लेकिन ध्यान रखना है कि सिस्टम कहां से शुरू हुआ है, अपने नेचुरल लेंथ से। सिस्टम कहां से अपना स्टार्ट हुआ था, नेचुरल लेंथ से, ठीक है। तो नेचुरल लेंथ से स्टार्ट हुआ है, आपने इसको सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट है, तो मैक्सिमम एलोंगेशन बता सकते हो। ये तो खैर आप नॉर्मल मेथड से भी कर लोगे, ये इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि इसमें इस फॉर्मूले का हेल्प लेना ही पड़ेगा। मैक्सिमम एलोंगेशन दोनों मेथड से मैं बता देता हूं, बट कई सारे कॉम्प्लिकेटेड केस में ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना देगा। मैक्सिमम एलोंगेशन इन द स्प्रिंग, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो कि पहला अगर इस फॉर्मूले से करना चाहोगे तो देखो कांस्टेंट फोर्स के नाम पे क्या है आपके पास, कांस्टेंट फोर्स के नाम पे क्या है देख लो, थोड़ा आंसर दो जरा, इसका आंसर दीजिएगा जरा। इसका आंसर सभी लोग दे सकते हैं। एक तरीके से आपको एक ही फोर्स मिल रहा है, आप देख पा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स। एक चीज ध्यान रहे, F1 और F2 आर एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स है F1 और F2, तो एक तरीके से हमारे पास F2 और F1 में जो रोल F1 का प्ले कर रहा है वो mg कर रहा है। mg इज प्लेइंग द रोल ऑफ F1, ये देख पा रहे हो। और यहां पे कुछ भी नहीं है, ये सब kx इंटरनल फोर्स है। तो यहां पे F2 ये एक तरीके से F1 है, और इधर F2 एक तरीके से 0 है। तो आप ऐसे बोल सकते हो ना, ये कुछ, इसको आप लाकर जमीन पे अगर रखो,
इसको आप हॉरिजेंटल करके देखो तो आपको यही चीज ऐसे कुछ दिखेगी कि नहीं? ये कुछ आपको ऐसा नजर आने लगेगा भाई कि ये अपना स्ट्रिंग और फिर ये स्प्रिंग है ना, और फिर ये अपने पास ब्लॉक, तो सब कुछ आपको ऐसे ही नजर आने लगेगा। और फिर ये F1 mg, तो एक तरीके से F1 आपके पास है, F2 जीरो है, एक्सटर्नल फोर्स यहां पे जीरो है, ये K एक्सटेंशन सब इंटरनल फोर्स है। ठीक है, तो अब आप यहां पे क्या बोल सकते हो, यहां पे आप वैल्यू पुट कर दो, एक्स मैक्स आपको क्या मिल जाएगा, एक्स मैक्स आपको मिल जाएगा, अच्छा M2 भी नहीं है ना, M2 भी यहां पे जीरो है और ये M1 का रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो, M2 जीरो है, M1 अपने पास कितना है F1, और F1 एक तरीके से अपने पास नेगेटिव, यहां आ जाओ, ये ऑपोजिट डायरेक्शन वाले में, ये तो आपका इसमें मत लगाइएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन वाली, तो ऑपोजिट डायरेक्शन वाले ये फॉर्मूला था M2 F1 प्लस M1 F2 अपॉन में M1 प्लस M2। तो M1 जीरो आ रहा है क्या, यहां पे एक ब्लॉक ले लो, फिर इस केस में दो ब्लॉक सिस्टम वाला, ये तो डायरेक्ट यहां से, हम्म, सही कह रहे हो, एक काम करो, इसको हटा रहा हूं, इसको, ये क्वेश्चन दो ब्लॉक सिस्टम का है ना ये इक्विवेलेंट, तो इसको आपको, ठीक है, इसको आप M1 M2 लिख सकते हो, ये M1, इसको M ले लिया है, चलिए इसको 2M ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर अपने पास क्या हो जाएगा 2mg। अब आप कर सकते हो, दिस इज जस्ट लाइक F2 एंड दिस इज योर M2, बाकी सब इंटरनल फोर्स होंगे, है ना। तो ये इसका आप इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, एक सिस्टम से इसको इक्विवेलेंट नहीं बोल सकते क्योंकि इसको आइडेंटिकल सिचुएशन ऐसा बन रहा है। ये M2 है, मतलब 2M है, ठीक है, और ये अपने पास M है जो F1 है, ये M2 है, और इधर ही अपना क्या है 2mg जो कि F2 है, ठीक है, और ये अपना F1 है। अब तो कर सकते हो एक्स मैक्स क्या हो जाएगा M2 मतलब 2M इंटू mg प्लस M1 इज योर M इंटू 2mg अपॉन 3m। एक लाइन में इसका आंसर दे सकते हो, ठीक है, ये अपने पास हो जाएगा 4m² g अपॉन 3m, तो ये आएगा 4/3mg, हो गया आंसर, ये x मैक्स होगा, ये x मैक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इसका आप यहां पे यूज करेंगे, अभी इस पे एप्लीकेशन और करेंगे, एक एप्लीकेशन आपको होमवर्क दे रहा हूं, इसको करके आइएगा, ऐसे टाइम हो गया है, एक और ले लीजिए, ये आप करके आएंगे। एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, मान लीजिए एक इंक्लाइंड प्लेन है और यहां पे कोई पुली लगी हुई है, यहां से कोई ब्लॉक है,
ठीक है। और दूसरा ब्लॉक आपका यहां हैंग कर रहा है, तो मैंने कहा था ये बहुत पावरफुल रिजल्ट की तरह काम हो जाएगा। और ये एक्सटर्नल फोर्सेस से आपको मतलब होना चाहिए। आप देख रहे हैं इंटरनल फोर्सेज स्प्रिंग या टेंशन से लेना देना नहीं है। जो भी हमने डेरिवेशन किया था उसमें केवल एक्स मैक्स की डिपेंडेंसी F1 F2 पे है, जो कि एक्सटर्नल फोर्स की तरह ट्रीट हो रहे हैं, जो कि एक्सटर्नल फोर्स की तरह ट्रीट हो रहे हैं। तो यहां पे एक तरीके से इसे आप M1 M2 ले लीजिए, ये M1 है, ये अपने पास थीटा है, ठीक है। और सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट है, सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। यहां पे स्प्रिंग लगाना था जल्दी में, ठीक है, ये के है। तो आपको बताना है सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, ये सब स्मूथ है, रब भी हो सकता है, अभी स्मूथ है, ये फिक्स है। फाइंड मैक्सिमम एलोंगेशन, फाइंड एक्स मैक्स। तो आप इसको भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। देखो बच्चे ने आंसर भी लिख दिया, ठीक है। ये है जलवा इस पावरफुल रिजल्ट का। चलिए फिर मिलते हैं, ठीक है, कल, कल नहीं वेडनेसडे को, ठीक है। चलिए फिर।